नमस्कार दोस्तों, कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपवर्तन की। अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे होता है और क्या इसके नियम है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आपको चित्र में सामने नज़र आ रहा होगा कि मैं पहले इस चित्र को समझा देता हूँ आपको कि ये हो क्या रहा है इस चित्र के अंदर, क्या सेंटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये बॉक्स क्या है। बॉक्स मतलब ये समझिए इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, क्या है इसके अंदर, जल। ठीक है, और बाहर क्या है, बाहर ये वायु है इधर पूरी। ठीक है, इधर वायु है और इसके अंदर जो डॉटेड डॉटेड में आपको दिख रहा है, इसके अंदर जल भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ पे प्रकाश की एक किरण है जो इस तरह से आपतित हुई है इस पानी के ऊपर। वहाँ पर बिंदु ऊपर, ये बिंदु वो देख पा रहे होंगे, ये आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपतित हुई है तो देखना दोस्तों, ऐसा होता है हमेशा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है। माध्यम यानी मीडियम से, एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में अगर जाएगी तो वो अभिलंब, मैं बता चुका हूँ दोस्तों अभिलंब क्या होता है पहले आपको। ठीक है, अभिलंब की तरफ मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब जिस मार्ग से वो आ रही थी, जैसे ऐसे आ रही थी ना, तो ऐसे सीधी नहीं जाएगी। ये डॉटेड मैंने दिखाया आगे, डॉटेड करके ऐसे जाना था इसको, लेकिन ये ऐसा ना जाके सीधा वो या तो इससे दूर को हो जाएगी, मतलब अलग हट जाएगी इससे अभिलंब से, या उसकी तरफ को ऐसे झुक जाती है। ठीक है, तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की जब कोई किरण, लाइट, अगर कोई किरण जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो किरण अभिलंब की तरफ या तो झुक जाएगी या उससे दूर हट जाएगी, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और हमें इसी इंसिडेंस को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने दिखा रखी हैं उन चीज़ों के बारे में। देखिए, आपतित किरण आप जानते हैं, पहले बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, और इस आपतित किरण का अभिलंब से जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं हम, आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। देखो दोस्तों, अंग्रेजी की अगर किसी को इंग्लिश की अगर समस्या आ रही हो तो मैं मेन मेन जो वर्ड है उन सभी की इंग्लिश में लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से थोड़ा सा समझ सकते हैं कि मैं हिंदी में जो बोल रहा हूँ उसका इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा। ठीक है, तो यही बता रहा था मैं आपको कि ये आपतित किरण है और अभिलंब से इसका जो कोण बनता है इसको हमें हमेशा क्या बोलते हैं, आई, यानी आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, अगर ये मान लो शीशा होता है, ये वाला जो है, ये अगर मान लो कांच होता तो क्या होता, ये ऐसे परावर्तित हो जाती ना, लेकिन ये कांच नहीं है, ये सिर्फ क्या है, पानी भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो पहले परावर्तन में क्या होता था कि ऐसे आती थी किरण, ऐसे चली जाती थी, तो हम इस वाली किरण को क्या कहते थे, इस वाली किरण को परावर्तित किरण। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, हम परावर्तित वाली घटना नहीं पढ़ रहे, हम कौन सी घटना पढ़ रहे हैं, अपवर्तन वाली। तो सीधा सीधा क्या हुआ, देखिए फिर से एक बार शुरू करते हैं। ये विलंब है, ये किरण आपतित हुई है, तो इस वाले कोण को हम क्या बोल रहे हैं, जो कोण बना हुआ आई, इसको आपतन कोण बोल रहे हैं। ठीक है, ये विलंब इसमें नीचे तक है, इस तरह से डॉटेड करके दिख रहा होगा। तो ये किरण जो है आपने देखा ऐसे आई थी, इसको ऐसे जाना था सीधा, लेकिन ये ऐसा ना जाके क्या थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो गया इधर की तरफ को। ठीक है, ये अपवर्तित होकर ऐसे आई है किरण, तो इस किरण को हम क्या बोल रहे हैं हमेशा, अपवर्तित किरण या रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे का इस अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है ये आर, इसको हमको क्या बोलते हैं, आप अपवर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी क्या है और बाकी क्या क्या दिख रहा है इसमें आपको, देखिए ये N1, ये N2, ये V1, ये V2, ये क्या चीज़ें। देखिए, जब प्रकाश की किरण वायु में थी तब उसकी चाल हम कितनी मान रहे हैं, V1 वेग जो मान रहे हैं। ठीक है, और जब वो इसमें आ गई है, क्या बोलते हैं, जल में, तो उसकी चाल क्या हो जाती है, V2 हो जाती है। ठीक है, ये N क्या है, ये अपवर्तनांक है, मैं इसको बताऊंगा अभी आपको चल के, कि वायु के लिए अपवर्तनांक कितना माना हमने, N1, और जल के लिए जो वाटर के लिए अपवर्तनांक माना हमने वो कितना माना है, N2। ठीक है, ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम क्या है, देखिए जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ हमेशा क्या होती है, विरल माध्यम, यानी रेयर मीडियम बोलते हैं। और जहाँ डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है पार्टिकल्स की, तो उसको क्या बोलते हैं, सघन माध्यम यानी इंटेंसिव मीडियम। और याद रखना दोस्तों, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किस में जाती है, सघन माध्यम में जाएगी, तो हमेशा जो अपवर्तित किरण होगी वो अभिलंब की तरफ को झुक जाएगी, इसकी तरफ को, दूर ना हट के किधर को, पहले ऐसे आ रही थी ना ये, ऐसे तो इधर को जाती तो दूर हटता मानते हैं हम कि भाई दूर हट गया है अभिलंब से, लेकिन ये दूर ना हट के किधर को हो गया, इसकी तरफ को और झुक गया।
तो सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है। तो आप क्या बोलेंगे कि अपवर्तित किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अगर यहीं उल्टा पूछ लेता, ये सघन होता इधर और ये विरल होता, तो आप कहते कि अभी जी ये दूर हट जाएगी इससे, ठीक है, अभिलंब से दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये घटना होती है अपवर्तन की, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपवर्तन के नियमों की, ठीक है। अपवर्तन के दो नियम है, बड़े आसान आसान। देखिए, पहला नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या, ज्या बोलते हैं साइन को, जो साइन कॉस पढ़ा होगा ना आपने, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्या, ठीक है। आपतन कोण जो आई था उसकी ज्या, और अपवर्तन कोण जो आई है उसकी ज्या के अनुपात जो होता है वो एक नियतांक होता है। ये बताऊंगा इसका मतलब क्या हो। और इस नियम को हम क्या कहते हैं, जो अपवर्तन का ये पहला नियम है, इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, SNELL, ठीक है। स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये स्नेल ने दिया था, ठीक है। देखिए ये जो लिखा हुआ है इस सूत्र से आप आराम से इसको बना सकते हैं, कैसे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या है, एन। और ये जो एन मैं ऊपर दिखा रहा था आपको, ये वही अपवर्तनांक है एन, ठीक है। आई क्या है, आपतन कोण, और आर क्या है, अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की साइन क्या, जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात, ये अनुपात का चिन्ह हो गया, को हम क्या कहते हैं, नियतांक। ये एन जो होता है ये क्या होता है, एक नियतांक होता है। नियतांक मतलब कांस्टेंट वैल्यू होगी, जो कभी हर किसी के लिए अलग अलग होती है, और वो कभी भी अप डाउन नहीं होती है सभी के लिए, ठीक है। और इस नियतांक को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। ये 2 1 जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब समझना बड़ा जरूरी है हमको। 2 1 का मतलब, पहले 2 वाला मीडियम जो था, टू वो 2 वाला नंबर 2 पे मीडियम कौन सा आया था, पहले तो जो मीडियम था नंबर 1 पे वो कौन था, वायु था, एयर था। और बाद में दूसरे नंबर पर जब प्रकाश की किरण किस में पहुंची है, जल में पहुंची है ना, जल। तो दूसरा जो मीडियम है वो क्या है, वो जल था, ठीक है। तो इस 2 1 का मतलब क्या है, ये जो अपवर्तनांक है ना, ये टू टू का मतलब जल, 2 का मतलब क्या है, जल। 1 का मतलब क्या है, वायु में था पहले 1 में, ठीक है। तो जल का वायु के सापेक्ष इसके रेस्पेक्टिव में जो अपवर्तनांक है वो क्या है, ईटा 2 1। इसको पढ़ने का मतलब, इसको पढ़ने का तरीका ये है, जो पहला होता है उसको पहला नाम लेंगे उसका, यानी 2, पहले पे 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 2 का मतलब जल का, 1 की जगह क्या होता है, वायु, 1 की जगह वायु था ना, पहले 1 में वायु में थी किरण। तो हम इसको सीधा सीधा कैसे पढ़ेंगे, N 2 1 का मतलब क्या होता है कि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, N 2 1, ठीक है। ये 2 1 का मतलब आप समझ चुके होंगे। तो इसको, इसके अनुपात को एक नियतांक कहते हैं, और वो नियतांक क्या होता है, साइन आई और साइन आर के अनुपात को एक नियतांक होता है, और उसको क्या कहते हैं हम, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। अब नंबर 2, दूसरा नियम क्या है, दूसरा जैसे सेम वही नियम है जो हमने परावर्तन में पढ़ा था, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ है, एक ही तल में है। देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे हैं एक ही तल में। देखिए ये तीनों एक ही बिंदु पे मिल जाएंगे आपको, एक ही तल, ये वाला जो तल एक, कैसे हैं यहाँ पे देखिए, आपतित किरण भी यहीं पे है, और यहीं से परावर्तित किरण भी निकल रही है, और यहीं से क्या निकल रहा है, जो आपका विलंब है वो भी यहीं से निकल रहा है। तो ये तीनों कहाँ है, एक ही तल में, ठीक है दोस्तों। तो ये दूसरा नियम रहा है इसका। और कुछ और इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, फॉर्मूले, जो मैं आपको बता देता हूँ इसमें। देखिए ये N 2 1 जो होगा वो N 2/N 1 के बराबर होगा। जैसे देखिए, पहला जो माध्यम था, जब मैंने चित्र में आपको पढ़ाया था, ऊपर क्या था, पहला वाला जो माध्यम था वो क्या थी, वायु था। पहले वायु में थी प्रकाश, उसके बाद किसमें आई, जल में। तो हम वायु को तो 1 कह रहे हैं, और जल को हम क्या कह रहे हैं, 2 कह रहे हैं, ठीक है। अगर हमको मान लो जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो या ज्ञात करना हो, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, उसको देखो, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ ना N 2 1, ये ऐसे लिखेंगे N 2 1, 2 की जगह क्या है, जल है ना। तो जल का वायु के सापेक्ष यानी 2 का 1 वाले के सापेक्ष अपवर्तनांक अगर हमको ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र जो होगा वो दोस्तों ये होगा, 2 वाले का अलग जो होगा, 2 पे क्या था, जल का जो सिंगल में अपना अपवर्तनांक होगा वो लिखेंगे, और यहाँ पे 1 की जगह क्या लिखेंगे, जो वायु में वायु का अपवर्तनांक होगा वो यहाँ लिखेंगे। तब हम एक दूसरे के सापेक्ष रेस्पेक्टिव में किसी का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं इस सूत्र से,
ठीक है, बराबर। और ये और भी किसके बराबर होता है, ये V1 यानी वायु में जो चाल थी प्रकाश की वो, और जल में जो चाल होगी प्रकाश की उसके अनुपात के बराबर भी ये होता है। ठीक है, आगे मैं आपको समझा दूंगा क्या है आपतित किरण का वेग यानी जब वायु में थी, और अपवर्तित किरण का वेग यानी जब वो जल में चली गई है। ठीक है, अभी देखिए अगर मान लो कहीं पे हमको दे रखा है जल का वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, ठीक है, अपवर्तनांक दे रखा मान लो कहीं पे, जल का किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष, लेकिन हमको उल्टा करना है। कैसे, वायु का जल के सापेक्ष अगर हमको अपवर्तनांक करना हो बे, तो ये तो जल का वायु के सापेक्ष हो गया, लेकिन अगर हमको उसका उल्टा पता करना है कि वायु का जल के सापेक्ष क्या अपवर्तनांक है, तो हम सीधा उसको क्या कर देंगे, 1 करके लिख देंगे, तो हमारा उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए आप। देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए प्रकाश की एक किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है। ठीक है, वायु से जल में ना प्रवेश करके कहाँ प्रवेश कर रही है, वो कांच में प्रवेश कर रही है दोस्तों। ठीक है, में प्रवेश करती है, जिसका अपवर्तनांक यानी उस कांच का जो अपवर्तनांक है वो कितना दे रखा है, 1 पॉइंट, ये आपको दे दिया इसमें कितना, 1.50। कांच में प्रकाश की किरण की चाल, जब कांच में आ गई है तब उसकी चाल क्या होगी, जबकि निर्वात यानी निर्वात कहते हैं वायु के लिए, जबकि वायु में प्रकाश की चाल कितनी रखी है आपको, 3 × 10⁸ तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है। ठीक है, सबसे पहला जिसका अपवर्तनांक यानी कांच का, यानी कांच में प्रवेश करती है और कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5। कांच यानी कांच दूसरे नंबर पर ही तो है, पहले तो वायु में थी ना किरण, तो ईटा जो N2 है वो हमने कितना लिख दिया, कांच का जो अपवर्तनांक को N से प्रदर्शित करते हैं और कांच का है यानी दूसरे वाले नंबर वाले का है, तो इसलिए हमने N2 को क्या लिख दिया, 1.50। ठीक है, और ये फिर और क्या दिया हुआ हमको, निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी पहले जो प्रकाश था वो वायु में तो था, यानी वन वाले माध्य, भाई वन वाला माध्य हम क्या मान रहे हैं, वन वाला हम मान रहे हैं वायु को, और 2 वाला हम किसको मान रहे हैं, कांच को। ठीक है, तो इसलिए तो मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे आप देखो 2 कांच के लिए यूज़ किया और 1 किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम, वायु के लिए। तो वायु में तो जो चाल है वो V1 माननी पड़ेगी ना हमको, तो 1 दे रखे, वायु वाली चाल दे रखी, अगर ये कांच वाली दे रखी होती तो मैं इसको 2 वाली मानता। तो V1 कितना तक का हमको, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अभी देखिए हमने थोड़ी देर पहले ये सूत्र पढ़ा था, ये N2/N1 बराबर V1/V2 उल्टा होता है, 2 इधर 2 है तो इधर 1 है नीचे, ये उल्टा हो जाएगा V1/V2। ठीक है, तो बस सीधा सीधा आपको इसमें वैल्यू रखनी है। N2 की वैल्यू आपको कांच वाले की दे रखी है 1.50, और N1 की नहीं दे रखी है आपको। हमेशा दोस्तों याद रखना, वायु का जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, वायु के लिए अपवर्तनांक अगर हमें कहीं यूज़ करना पड़ेगा तो हम उसको कितना मानेंगे, 1। ठीक है, और V1 वायु की जो चाल है, वायु में जो चाल थी प्रकाश की वो कितनी है, जो दी हुई भी है आपको, और नहीं भी दी होगी तो आपको पता होनी चाहिए। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है, तो ये हमने यहाँ पर रख लिया अपॉन V2। तो V2 की जगह, V2 क्या है, हमको जो कांच से प्रकाश की चाल पूछ रही है वही तो है V2 तो ज्ञात करना था हमको यहाँ पे। ठीक है, V2 पता करना था, तो V2 की जगह हमने V2 को सिंपल यूँ छोड़ देंगे V2 को। अब बाकी बस इनका पक्षांतर करना है आपको इधर से उधर, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। देखिए V2 मैं इधर ले गया हूँ और इसको इसके नीचे ले आया हूँ। ठीक है, तो 3 × 10⁸ आ जाएगा ये। V1 का तो भाग करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, V2 तो था उसका। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अभी हम। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, समझना इसको। जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 दे रखे। ठीक है, पहला वाला तो जल का है और दूसरा वाला किसका है, कांच का। तो मैं इसको लिख लूँगा आपके, देखो जल के लिए मैंने W यूज़ करा, वाटर, और कांच के लिए गिलास यूज़ करा यानी G। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जल का जो अपवर्तनांक है वो 4/3 लिख दिया मैंने,
और कांच का जो गिलास का जो अपवर्तनांक है वो कितना लिख दिया, 3/2 लिख दिया। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हमने पढ़ भी लिया और समझ भी लिया। यदि कांच में प्रकाश की चाल, अब कांच यानी गिलास, गिलास में प्रकाश की चाल कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है, वो मैंने यहाँ लिख ली। तब प्रकाश की वायु तथा जल में चाल ज्ञात कीजिए। प्रकाश की हमें किस किस में चाल बतानी है, वायु में, एक तो एयर में बतानी है दोस्तों, देखो ये मैंने लिख दिया एयर में बतानी है, और एक किस में बतानी है, जल में भी चाल बतानी है, यानी वाटर में भी चाल बतानी है। तो जो जो चीज़ें दे रखी थी क्वेश्चन में हमने वो लिख ली हैं, और जो हमसे पूछा जा रहा है वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है कि भाई क्या क्या पूछ रहा है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा करके। ठीक है, अभी देखिए आप, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने मैंने सूत्र आपको बताया था, क्वेश्चन में भी बताया था कि ये था ηN2/N1 बराबर होता है V1/V2। अब की बार मैंने यहाँ 1 और 2 यूज ना करके मैंने क्या करा है, एयर और गिलास यूज कर लिया। ठीक है भाई, एयर को अगर 1 मान लो आप, एयर को तो मैं 2 मान लेता हूँ। ठीक है, और गिलास को मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो इस सूत्र में आप देख लो यूज करके, तो बस हमको ये पता, जो 2 वाला अगर ऊपर है तो उसकी चाल नीचे आती है, अगर 1 वाला नीचे है तो उसकी चाल कहाँ चली जाती है, ऊपर। तो इसी सूत्र को देखो मैंने ऐसे लिख दिया है, देखो इसकी चाल नीचे है और इसकी चाल ऊपर है, ऐसे ही तो था वो सूत्र भी। ये किसके लिए यूज़ करा है मैंने, एयर के लिए और गिलास के लिए यूज़ करा है दोस्तों। ठीक है, तो N1/Ng बराबर Vg/Va, वही सूत्र है, बस सबकी बार 1 2 यूज ना करके एयर और गिलास यूज़ करा है मैंने। ठीक है, N1 की वैल्यू देखो आगे मैंने क्या करा इसमें, N1 की वैल्यू आप Na की वैल्यू दे रखी है आपको, क्वेश्चन में दे रखी है, नहीं दे रखी, एयर मतलब एयर में जो N होता है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, वो कितना होता है 1, पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, और Ng की वैल्यू देखो आपको ये दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो Ng की वैल्यू मैंने ये रख दी 3/2 बराबर, ये बराबर का चिन्ह आ गया। Vg देखो ये दे रखा आपको, तो Vg की जगह कितना रख दिया, 2 × 10⁸ ही रख दिया। और Va हमसे पूछा गया एयर में प्रकाश की चाल क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। बस अभी इनका पक्षांतर कर देना, ये Va इधर चला जाएगा, पहले तो देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 ही हो गया, 2 × 10⁸ ये ऐसा का ऐसा ही हमने यहाँ से ये लिख दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसके बाद मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे Va तो मैं इधर ले गया हूँ, ये आ गया इधर, 3 की 2 में गुणा हो जाएगी और ये 2 भाग में आ जाएगा नीचे। ठीक है, आप 2 से 2 काट देंगे, यहाँ पर सिर्फ 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड बचेगा आपके पास में। तो इस तरह से आपको पता चला कि जो हमको Va पूछ रहा था हमसे, यानी वायु में प्रकाश की जो चाल पूछ रहा था वो कितनी आ गई है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अभी Vw और पूछा जा रहा है आपसे कि Vw क्या है। ठीक है, वाटर में जो चाल है वो कितनी है, तो वाटर में चाल के लिए फिर दोबारा से मैं उसी सूत्र का यूज़ करूँगा। देखिए अब की बार W वाटर में और एयर में लगाया मैंने सूत्र, तो आपको पता अगर वाटर का N ऊपर है तो उसकी चाल कहाँ आएगी, नीचे, अगर एयर का N नीचे है तो उसकी चाल कहाँ आएगी, उसकी ऊपर आ गई। उल्टा होता है ना, 2 ऊपर होता है 1 नीचे है तो 1 ऊपर चला जाता है 2 नीचे आ जाता है, यही तो था अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको। तो फिर देखिए इसमें NW क्वेश्चन में दे रखा आपको 4/3 ऊपर। ठीक है, अभी बताया था मैंने। और Na वायु के लिए जो N होता है वो हमेशा कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, और Va अभी निकाला हमने 3 × 10⁸ ये रख दिया यहाँ पर, और Vw आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी ये कैसा हुआ है। इसके बाद में Vw की 4 में जाके गुणा हो जाएगी, लेकिन इस 4 को मैं कहाँ ले जाऊँगा, इसके नीचे ले आऊँगा डायरेक्ट, मैंने देखो ये कर दिया। और ये 3 की, और इसको कहाँ ले जाऊँगा, इसके ऊपर ले जाऊँगा। तो 3 तो पहले से ही था, और 3 × 1 ये भी 3 हो गया, ये भी पहुँच गया उधर। तो 3 × 10⁸ ये वाला यहाँ गया, और ये 4 है भाग में नीचे चला गया ये। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 3 की 3 में गुणा करोगे 9, और 9 में 4 का भाग करोगे तो कितना बचेगा, 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो Vw आपसे पूछा जा रहा था, वाटर में जो चाल पूछी जा रही थी प्रकाश की, वो कितनी आएगी, 2.25 मीटर/सेकेंड। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। देखिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आसान है, ऐसी बात नहीं ज़्यादा मुश्किल होए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पढ़ के देखिए क्वेश्चन क्या है कि वायु के सापेक्ष जल तथा बेंजीन के पूर्णांक किसके सापेक्ष हैं, वायु के सापेक्ष। ठीक है,
किस किसके, जल तथा बेंजीन के अपवर्तनांक। तो जल का वायु के सापेक्ष, ए का मतलब जैसे मैंने देखो 2-1 का मतलब नहीं समझा था तुमको, वही चीज़ है ये कि वाटर का एयर के सापेक्ष, ये लिखा हुआ वाटर का एयर के सापेक्ष, ये तो लिखा हुआ है जल का वायु के सापेक्ष कितना दे रखा है पहले वाला 1.33। दोस्तों ये 1.33 दे रखा, लेकिन मैंने 1.3 ही यूज़ कर लिया है इसमें। चलो कोई नहीं, आपको वैल्यू रखनी आनी चाहिए केवल, है ना। तो ये 1.33 हो गया यहाँ पे। अब ऐसे ही बेंजीन का भी दे रखा हमको वायु के सापेक्ष, तो यहाँ बी मतलब बेंजीन, ए मतलब एयर, ठीक है। बेंजीन का एयर के सापेक्ष NBA कितना दे रखा हमको 1.50 दे रखा। अब सीधा सीधा सूत्र आपको लगाना है दोस्तों। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि NBW अगर आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपको क्वेश्चन दोस्तों, बेंजीन का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक आपको बताना। ये पीछे मैं आपको सूत्र बता चुका हूँ, थ्योरी से पढ़ा रहा था कि बेंजीन का बी जल के सापेक्ष, इसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए आपसे। बेंजीन का जल के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो ज्ञात करना। तो बस हमको सीधा सीधा क्या करना, मैंने देखो ईटा 2 1 की बताई थी। ईटा 2 1 किसके बराबर होता है, ईटा 2/ईटा 1। यहाँ 2 की जगह क्या बेंजीन है और 1 की जगह क्या है एयर। तो उसी को मैंने इस सूत्र के रूप में भी तो लिख सकते हैं 2-1 ना लिख कर, कैसे बेंजीन और वाटर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे 2-1 वाला सूत्र था। अब की बार 2-1 यूज़ ना करके हमने बेंजीन और वाटर यूज़ किया, ठीक है। तो बेंजीन ऊपर आ जाएगी और वाटर नीचे चला जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको बेंजीन का अपवर्तनांक NBA दे रखा कितना, NBA जो वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक दे रखा है इसका कितना दे रखा है आपको 1.50। और NW वायु, देखिए ये जो अपवर्तनांक होते हैं ना सभी के, जैसे वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा सब किसी का भी, वो सिंगल उसका अपवर्तनांक मान लो या वायु के सापेक्ष मान लो, एक ही बात है, ठीक है। कभी आप सोच रहे हो कि ये तो NB है और ये NBA है, इसको कैसे रख रहे हो इसकी जगह, वो एक ही चीज़ होती है वायु के सापेक्ष रखने पे। क्योंकि इसका भी अगर आप करोगे ना बाद में 2/1 करोगे तो ए से एयर वाला कट जाएगा वो, तो इसके लिए मैं इसकी जगह सीधा सीधा का सीधा ये यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो NB की जगह ये आ गया और NW की जगह ये आ गया, बस इसका भाग करोगे, आप देख लेना जो आंसर आ रहा हो तो वो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3 दे रखा था ना, तो 3 के हिसाब से जो आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक रखा आपको 1.6। हीरे का कांच के सापेक्ष, हीरा यानी डायमंड, देखिए ये लिख दिया मैंने, डायमंड का कांच यानी गिलास के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दे रखा है आपको 1.6 दे रखा है, ठीक है। तथा कांच का अपवर्तनांक, कांच यानी सिंगल कांच का, केवल गिलास गिलास का, वो कितना दे रखा है आपको 1.5 दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है हीरे का अपवर्तनांक, यानी कि हीरे का अपवर्तनांक तथा हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है आपको। तो हीरे का अपवर्तनांक यानी ND, डायमंड का N पता करना हमको कितना है, और तथा उसमें चाल भी, यानी हीरे में चाल भी बतानी है VD, डायमंड में जो चाल होगी वो क्या होगी। ये चीज़ें दे रखी थी क्वेश्चन में, हमने लिख ली है यहाँ पर, और क्या ज्ञात करना हमने वो चीज़ भी यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अभी देखते हैं हम सूत्र क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए सूत्र याद होने चाहिए, प्रयोग करना आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ाया था ईटा 2-1 वाला तरीका। ईटा 2-1 कहीं लिख रहा हो तो उसको क्या लिखते हैं, N2/N1 लिखते हैं इसको, ठीक है। 2 वाला ऊपर चला जाता है और 1 वाला नीचे चला जाता है। 2-1 की जगह अब की बार यहाँ पर क्या है, डायमंड और गिलास है, हीरा और कांच है। तो ये सूत्र देखिए, तो डायमंड तो ऊपर चला गया और गिलास नीचे आ जाता है, ठीक है। जिसकी वैल्यू दे रखी है उनको लिख दो। ND आपको दे रखा है, नहीं दे रखा, तो ये तो ज्ञात करना है आपको, ठीक है। NDG दे रखा है आपको, ये रहा 1.6, तो ये मैंने रख दिया NDG की जगह NDG, इसकी जगह तो रख दिया वैल्यू। और ND आपको पता करना है, और NG की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5। आप 1.6 की और 1.5 की समझा गुणा हो जाएगी तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 2.4। इस तरह से आपको पता चला कि हीरे का जो अपवर्तनांक है वो कितना है 2.4 है। ND तो लिखा था हमने, हीरे का N अपवर्तनांक, ठीक है। अभी हमको क्या चीज़ निकालनी है, हीरे की चाल और निकालनी है दोस्तों बस। तो हीरे की चाल के लिए देखिए, देखिए आपने पढ़ा था मैं बता देता हूँ। देखिए 2 और DG में आपको इनमें थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। देखिए N2/N1 होता था,
V1/V2, यानी जो ऊपर था उसकी चाल नीचे चली जाती है, जो नीचे होता है उसकी चाल ऊपर चली जाती है। ऐसा तो सिंपल समझ सकते हो। तो मैं यहाँ डी और जी में लगा रहा हूँ ये सूत्र, ठीक है। किस किस में लगा रहा हूँ, डी में, डायमंड में और एयर में लगाया मैंने इसमें, ठीक है। डायमंड में और किस में लगा रहा हूँ मैं, एयर में लगा रहा हूँ। ये वाला फॉर्मूला ग्लास में नहीं लगा के एयर में लगा दें। ND/NA, तो मैंने बताया ऊपर वाला तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाले की चाल तो नीचे आ गई VD, और इसका नीचे वाले की चाल कहाँ चली जाती है, ऊपर। यही तो है सूत्र के अंदर। तो ND अभी हमने ज्ञात करा, ये रहा 2.4, ये ND की जगह 2.4 आ गया। NA में आपको पहले ही बता चुका हूँ कितना होता है, हमेशा वायु का जो अपवर्तनांक होता है NA वो हमेशा 1 होता है, वो यहाँ रख दिया। अभी VA यानी कि वायु की चाल, ए मतलब एयर, ठीक है। वायु की जो चाल होती है, आपको क्वेश्चन में दी हो या ना दी हो, वायु की जो चाल, प्रकाश में जो वायु की चाल होती है, वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है, हमेशा 3 × 10⁸ होती है। हमेशा याद रखना, आपको क्वेश्चन में दी जाएगी तब भी आपको, ठीक है, नहीं दे रखी तो आपको याद होनी चाहिए। और बचा क्या ये VD, तो VD हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ये चीज़ में आगे होगी, कहाँ से आई है, अभी बस पक्षांतर करने हैं आपको। VD यहाँ चला जाएगा ऊपर और ये इसके नीचे भाग में चला जाएगा। तो यही किया मैंने, देखो इस लाइन में 3 × 10⁸ 2.4 का अगर 3 में आप डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने अभी तक जितने भी कराए इसमें आप देख रहे होंगे सब फॉर्मूला बेस ही है इसमें क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसलिए इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे और क्या ज़रूरत है सुधार करने की वो भी आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।